हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो सफलता बैच का आज है लेक्चर नंबर 5। अब हम कंटिन्यूसली रोज़ एक सीरीज़ कंटिन्यूस करेंगे। अब जैसे मैंने विलियन की सीरीज़ स्टार्ट करी है, तो विलियन के सारे लेक्चर्स आपको कंटिन्यूसली मिलेंगे। उसके बाद ऐसे ही चलते रहेंगे हम चैप्टर वाइज। तो सारे बच्चे लेक्चर्स को सीरियसली नोट्स के साथ तैयार करें। ऐसा नहीं है कि वीडियो आप ऑन करके लेट कर देख रहे हो या चलते हुए देख रहे हो या बैठ कर देख रहे हो। आप बिल्कुल सीरियस होकर देखना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस स्टडी टेबल पर मोबाइल रखकर प्रॉपर वे में पेन और कॉपी लेकर अच्छे से नोट्स बनाना। आप देखना कितना क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, वो भी फ्री में। ठीक है, तो पूरा का पूरा बैच सारा कंटेंट यूट्यूब पर फ्री में मिलेगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऐप पर क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा कंटेंट A to Z, सारे लेक्चर, सारे क्वेश्चन, सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा केएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलिए बच्चे अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। विलियन लेक्चर नंबर 5 और आज का टॉपिक है हमारा वाष्प दाब। वाष्प दाब। अब वाष्प दाब से बहुत सारे टॉपिक निकल के आएंगे और अलग अलग। ठीक है, जैसे कि राउल्ट्स का नियम। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो वाष्प दाब क्या है? वाष्प दाब होता क्या है? वाष्प तो आपको पता ही होगी वाष्प क्या है। तो नहीं पता तो मैं बता देता हूं वाष्प क्या है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक बीकर है। जैसे मेरे पास ये एक बीकर है, ले लेते हैं कोई भी एक बीकर। चलो खुद बना लेते हैं। अब ये मेरे पास एक बीकर है। ठीक, अब इस बीकर में मेरे पास क्या है? इस बीकर में मेरे पास है भरा हुआ लिक्विड। ये इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। बीकर में भरा हुआ है लिक्विड। लिक्विड मतलब द्रव। इसमें भरा हुआ है द्रव, ये भरा हुआ द्रव। ठीक, अब होगा क्या? जब मैं इस द्रव को गर्म करूंगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा। तो गर्म करने पर इसके जो सरफेस पर अणु हैं वो बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो लिक्विड के जो अणु हैं वो जो बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ये जो निकल के बाहर जाएंगे, इन अणुओं को कहते हैं हम, इस अवस्था को कहते हैं हम वाष्प। तो वाष्प किससे बनती है? द्रव से बनती है। तो वाष्प किसे कहते हैं? किसी द्रव की गैसीय अवस्था को वाष्प कहते हैं। गैसीय अवस्था को वाष्प कहते हैं। मतलब जो वाष्प ना हो लेकिन उसकी अवस्था बदल दी हमने, गैसीय अवस्था ला दी, तो अब उसे हम वाष्प बोलेंगे। जैसे मान लो जल, H2O। अब H2O क्या है? द्रव है। STP पर H2O द्रव है। तो मान लो इसके अंदर चलो H2O है। अब मैंने इसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं इसे गर्म करने स्टार्ट करूंगा तो H2O के अणु बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ये जो इसकी अवस्था है, जो ये बनी है, अब इसे हम जल की वाष्प बोलेंगे या इसे बोलेंगे हम जल वाष्प। ठीक है, अब इसे जल नहीं बोलेंगे। तो जो नॉर्मली द्रव में हो, लेकिन अगर हम उसे गर्म करके उसको गैसीय अवस्था में ले आए तो वो हो जाएगी उसकी वाष्प। जैसे मान लो इथेनॉल। इथेनॉल होता है द्रव, CH3CH2OH। अब इथेनॉल को आप गर्म कर दो तो
तो उसकी वाष्प बन जाएगी, तो उसे बोलेंगे हम इथेनॉल की वाष्प। ठीक है। अब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को आप थोड़े से ज़्यादा टेम्परेचर पर छोड़ोगे तो वो उड़ने लग जाएगा, उसकी जो वेपर फॉर्म में आ जाएगा, वो गैसीय अवस्था जो होगी उसकी द्रव की, पेट्रोल की, उसे बोलेंगे हम पेट्रोल की वाष्प। तो वाष्प आप समझ गए होंगे, वाष्प जैसे कोई नॉर्मली, जैसे ऑक्सीजन है O2, तो O2 को वाष्प नहीं बोलेंगे, O2 है एक गैस, ऑक्सीजन एक गैस है। लेकिन जो गैस खुद ना हो, जैसे कि जल गैस नहीं है लेकिन गर्म करने पर आप उसकी गैसीय अवस्था में ले आओ उसे, तो उसकी गैसीय अवस्था को बोलेंगे हम वाष्प। तो वाष्प और गैस में ये अंतर है कि वाष्प तो होती है उसकी कन्वर्टेड स्टेट, मतलब हमने जो उसके बदल के बनाई है, और गैस होती है किसी की नॉर्मल STP पर स्टेट। ठीक है। अब वाष्प दाब क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा होगा, वाष्प द्वारा लगाया गया दाब, बिल्कुल सही बात है। अब वाष्प द्वारा दाब कहाँ लगाया जाएगा, अब जैसे मान लो इसी में ले लो, अगर मैं इसी कंटेनर को बंद कर दूं, जैसे कि मैं इस कंटेनर को कर देता हूं क्लोज। जब मैंने इस कंटेनर को बंद कर दिया, अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसकी वाष्प बनेगी, तो इसकी वाष्प एक सर्टेन लिमिट तक बनेगी, और जब सर्टेन लिमिट आ जाएगी तो इस बंद पात्र में जो वाष्प बनेगी उसके बाद वो वापस से द्रव में बदलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इस अवस्था को बोलते हैं हम साम्य अवस्था। और साम्य अवस्था पर ये जो वाष्प है द्रव पर जो दाब लगा रही है उसे बोलते हैं हम वाष्प दाब। तो अब वाष्प दाब आप समझ गए होंगे क्या होते हैं वाष्प दाब। साम्य अवस्था पर साम्य अवस्था कौन सी अवस्था होती है, जब वाष्पीकरण की दर बराबर हो जाए संघनन की दर के। संघनन होता है वापस से द्रव में बदलना, और वाष्पीकरण होता है द्रव से गैस में बदलना। तो साम्य अवस्था पर किसी द्रव की या किसी द्रव पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वेपर प्रेशर बोलते हैं, वाष्प दाब कहलाता है। तो वेपर प्रेशर क्या है, प्रेशर ऑफ वेपर। तो द्रव पर जो दाब लगेगा किसी भी वेपर से, इसे बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। वेपर का प्रेशर, जिसको डाउट हो वो थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी दोनों में भी समझ सकता है। ठीक है। अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, तो वैसे कई कारक हैं लेकिन जो दो मेन कारक हैं वो बता देता हूं आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नंबर 1 ताप। तो ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। अगर आप किसी भी द्रव का ताप बढ़ाओगे तो वाष्प बनेंगी और वाष्प दाब भी बढ़ेगा। जैसे मान लो ये मेरे पास यही बीकर है, ठीक है, ये रहा मेरे पास बीकर, ठीक है। यार इससे तो ये भी नहीं हट रहा।
अच्छा, ये काम नहीं करता क्या इस पे? कितनी दूर तक बचेगा भाई हमसे? कितनी दूर तक बचेगा? अब मान लो भाई मेरे पास ये है, ठीक है। अब इसमें मैंने भर दिया ये रहा द्रव। अब मैं इसे गर्म करूँगा। मैंने इसे गर्म करने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं इसे गर्म करूँगा तो गर्म करने पर होगा क्या, इसकी वाष्प बनेगी। अब मान लो टेम्परेचर पहले 50 डिग्री सेल्सियस है, अब तुमने टेम्परेचर इसका और बढ़ा दिया, 60 कर दिया, तो और ज़्यादा वाष्प बनेगी। अब जितनी ज़्यादा वाष्प बनेगी दाब भी तो उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो ताप बढ़ाने पर वाष्प बढ़ती है, वाष्प बढ़ती है तो वाष्प दाब बढ़ता है। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ कि अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाऊँ, ताप बढ़ाऊँ और यहाँ पर वाष्प दाब बढ़ाऊँ वाई एक्सिस पर, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वाष्प दाब भी बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे वाष्प दाब भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वाष्प दाब भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वाष्प दाब भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो क्यों बढ़ेगा, रीज़न भी तो पूछ सकता है वो, वाष्प दाब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। जब अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी तो अणु सरफेस छोड़ के बाहर जाने लगेंगे, वाष्प ज़्यादा बनेगी। और वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तो पहला फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर, अणुओं के बीच, अणुओं के मध्य लगने वाला बल। तो अणुओं के मध्य जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा अणुओं के मध्य, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उससे क्या होगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। जैसे मान लो भाई मेरे पास ये बीकर है और इस बीकर में मैंने भर दिया द्रव, अब वाष्प दाब कम होगा ज़्यादा किस पे डिपेंड करेगा भाई, मान लो ये अणु है और इनके बीच जो आकर्षण का बल है वो ज़्यादा है। अब जब तुम इसको गर्म करोगे, अगर इनके बीच आकर्षण का बल ज़्यादा है तो अणु बाहर तो जाएंगे नहीं, बाहर जाने कम जाएंगे क्योंकि आकर्षण का बल ज़्यादा है, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इन्हें। तो अणुओं के बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब आकर्षण का बल ज़्यादा है, तो वाष्प दाब कम हो जाता है, वाष्प दाब कम हो जाता है। अब अगर अणुओं के बीच आकर्षण का बल कम है, जब आकर्षण का बल कम होगा तो निकल के बाहर जाने लगेंगे, वाष्प ज़्यादा बनेंगे, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये दो मेन पॉइंट हैं जो वाष्प दाब में मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कि अगर अणुओं के बीच आकर्षण का बल ज़्यादा है तो वाष्प दाब कम हो जाएगा, अगर अणुओं के बीच आकर्षण का बल कम है तो वाष्प दाब ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका वाष्प दाब, ठीक है। अब वाष्प दाब से संबंधित दो नियम है, ठीक है। दो प्रकार के विलयन हैं, उनके नियम है। नियम तो एक ही है, राउल्ट का नियम, लेकिन उसके विलयन दो हैं, ठीक है। तो ले लेते हैं दोनों को वन बाय वन। तो सबसे पहले ले लेते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, अब जो राउल्ट का नियम है ये दो प्रकार के विलयनों पे काम करता है। तो सबसे पहले एक विलयन तो होता है वोलेटाइल लिक्विड,
मतलब जिसमें विलायक और विलेय दोनों ही द्रव हो, ठीक है। तो द्रव विलयन का वाष्प दाब, और ये द्विअंगी के लिए है, मतलब जिसमें एक ही विलायक हो और एक ही विलेय हो, तो द्रव के लिए, ठीक है। तो द्रव विलयन का वाष्प दाब। तो इसके संबंध में राउल्ट ने नियम दिया था भाई, बहुत बढ़िया नियम था, ठीक है। क्या कहा था राउल्ट ने? तो राउल्ट के नियम के अनुसार या राउल्ट के अनुसार किसी विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब, किसी घटक का आंशिक दाब बोल देते हैं इसको, एक घटक का है तो आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब जैसे मान मेरे पास ये है, ठीक। अब इसके अंदर सारे के सारे जो अणु हैं वो है ए, मतलब ए को मिला दिया विलायक को बी में, और विलयन बन गया तुम्हारा ए बी, विलयन बन गया आपका ए बी। अब ऐसे देखो, जैसे ए, इस बीकर में सारे क्या है ए, अब ये क्या है? द्रव। ये क्या है? वाष्पशील, ठीक है। तो द्रव है वाष्पशील। अब इसमें दूसरा मिला दिया, दूसरा ले लिया हमने, और इसमें है बी, अब इन दोनों को जब मैं मिला दूंगा, एक विलयन बना दूंगा, तो ये हो गया विलेय। और ये जो विलेय है ये भी द्रव है और ये भी वाष्पशील है, और दोनों को मिला दिया तो बन गया आपका विलयन। और जो विलयन बना आपका, ये हो गया आपका ए बी बी। तो राउल्ट पता है क्या कह रहा है? राउल्ट कह रहा है कि विलयन में अगर वाष्प दाब मुझे पता करना हो, किसका? ए का और बी का वाष्प दाब मुझे पता करना हो, तो मैं ए का वाष्प दाब या आंशिक दाब को बोल रहा हूँ यहाँ पर पीए, और बी के आंशिक दाब को मैं बोल रहा हूँ पीबी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों कि जब मेरे पास प्योर ए था तो उसका वाष्प दाब था पी नोट ए, ठीक। और जब मेरे पास प्योर बी था तो उसका वाष्प दाब था पी नोट बी। अब जब मैंने इनको मिक्स कर दिया तो इनका जो वाष्प दाब है वो पी नोट ए प्लस पी नोट बी नहीं होगा, वो ये कह रहा है राउल्ट। राउल्ट कह रहा है जब इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो इनका वाष्प दाब चेंज हो जाएगा। वो निर्भर करेगा कि ए कितना है और बी का कितना है मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज पर निर्भर करेगा इनका वाष्प दाब। तो अगर इस विलयन में ए का आंशिक दाब पीए है, बी का पीबी है, तो राउल्ट ने इसी से निकाल दिया नियम। अब राउल्ट कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी विलयन में ए का जो आंशिक दाब है वो ए के मोल प्रभाज, विलयन में ए का मोल प्रभाज x है, इसके समानुपाती है। तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, ये निकल के आ जाएगा पी नोट ए। जो कांस्टेंट है ये प्योर फॉर्म में
अगर मैं कांस्टेंट निकालूंगा तो ये इसके शुद्ध के मोल प्रभाज के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको वैसे मैं निकाल के भी दिखा सकता हूँ आपको। जैसे मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ PA = KXA, और जब वो शुद्ध होगा, बिल्कुल शुद्ध होगा, कौन A, तो मैं जब शुद्ध होगा तो उसका जो वाष्प दाब है वो प्योर के वाष्प दाब के बराबर आ जाएगा। तो PA बराबर आ जाएगा P0A के, और XA की वैल्यू क्या हो जाएगी उस टाइम पे 1। अगर ये बिल्कुल शुद्ध होगा, इस अवस्था में है, तो इस अवस्था में आंशिक दाब P0A के बराबर आ जाएगा। इस विलयन में रख दो आप K की वैल्यू। जब यहाँ पे मैं K की वैल्यू निकालूंगी तो 1 हो जाएगा, तो K क्या आ जाएगा P0A, तो K की वैल्यू यहाँ रख दो, PA = P0A XA, इक्वेशन नंबर 1। मुझे तो पूरे विलयन का टोटल निकालना है वाष्प दाब। तो अब इसने कहा कि B का जो वाष्प दाब है, आंशिक दाब है, वो B के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो PB = KXB, तो प्योर फॉर्म में XB की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। जब XB की वैल्यू 1 हो जाएगी तो K किसके बराबर आ जाएगा, P0B के बराबर आ जाएगा। तो अब इन दोनों को, भाई सिंपल सी बात है, अगर XB 1 हो जाएगा, इस केस में तो होगा XB 1, और इस केस में जब XB 1 होगा तो वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध P0B के वाष्प दाब के, B के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। तो PB बराबर आ जाएगा P0B XB, इक्वेशन नंबर 2। तो राउल्ट का नियम कह रहा है कि कुल दाब कैसे निकालोगे आप, ये है डाल्टन का नियम। 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, डाल्टन के नियम से कि किसी गैस मिश्रण में कुल दाब उनके घटक के आंशिक दाबों के जोड़ के बराबर होता है, PA + PB। तो कुल दाब आ जाएगा P total = P0A XA + P0B XB। ये आ जाएगा बेटा आपका राउल्ट का नियम। तो ये है राउल्ट का नियम बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर वाष्प दाब चेंज हो जाता है क्योंकि A और B का इंट्रैक्शन बढ़ता है, घटता है। कभी A और B का इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वाष्प कम बनेगी, इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वाष्प कम बनेगी, मोल प्रभाज कम ज़्यादा, वो सब इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो ये बन जाएगा तुम्हारा कुल दाब, P total बराबर P0A XA + P0B XB। चलो भाई, इसके बाद करते हैं हम दूसरी कंडीशन। क्या है इसकी दूसरी कंडीशन है, एक तो होगा द्रव और एक होगा ठोस। द्रव और ठोस विलयन का वाष्प दाब। तो द्रव और ठोस का जो विलयन का वाष्प दाब है ये कैसा बनेगा, तो एक होगा इसमें वाष्पशील द्रव, तो होगा वो वाष्पशील होगा। तो वाष्पशील और ठोस होगा अवाष्पशील, ये अवाष्पशील होगा। तो वाष्पशील और अवाष्पशील, वाष्पशील और अवाष्पशील, इन दोनों के बीच अगर मिश्रण बनेगा तो किस प्रकार हम उसका वाष्प दाब निकालेंगे। तो A तो है यहाँ पर द्रव, B है यहाँ पर ठोस। तो ये जब दोनों मिल जाएंगे तो ये बना देंगे AB। तो कैसे बनाएंगे, तो मान लो इसमें A है सारा, A A A A A A A प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर B B B B B B B। अब जब इन दोनों को मैं मिक्स कर दूंगा आपस में तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा। ए बी सरफेस पे ए के साथ बी भी होंगे, लेकिन बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट नहीं होंगे क्योंकि वो अवाष्पशील है। तो इस बार जो वाष्प दाब बनेगा वो केवल ए की वजह से बनेगा, ना कि बी की वजह से बनेगा। इस बार जो वाष्प दाब है वो केवल ए की वजह से बनेगा, ना कि बी की वजह से बनेगा। ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है, ठीक है।
अब यहाँ पे V जो है वो अवाष्पशील है, ठोस है ये। अब जब इस ठोस को मैं इसमें डालूंगा तो इसका वाष्प दाब अगर शुद्ध का है P0A, ठीक है, और इस विलयन में जो वाष्प दाब आएगा निकल के, वो निकल के आएगा PT। तो PT कितना आएगा? तो PT PA की, तो PA पर ही तो डिपेंड करेगा, जो PA आएगा वो ही तो PT आएगा। तो राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम से, तो राउल्ट के नियम से, तो राउल्ट का नियम क्या कह रहा है? किसी एक घटक का वाष्प दाब मतलब PA समानुपाती होगा किसके? XA के। तो PA बराबर क्या आ जाएगा? P0A XA, ठीक है, P0A XA। अब यहाँ पर B का क्या रोल है? B ने क्या कर दिया? तो देखो मोल प्रभाज तो आया ही है B का भी यहाँ पर, तो XA प्लस XB बराबर 1 होता है। अगर मैं XA निकाल लूँ तो XA बराबर आ जाएगा 1 माइनस XB। अगर XA की वैल्यू को उठा के मैं इसमें रख दूँ तो PA इजकल टू P0A 1 माइनस XB, मल्टीप्लाई कर दो PA इजकल टू P0A माइनस P0A XB। इसे इस साइड ले जाओ, इसे इस साइड ले जाओ, तो शुद्ध विलायक का क्या होता है? P0A माइनस PA इजकल टू P0A XB। अगर मैं इसे अपॉन में ले आऊँगा तो ये बन जाएगा P0A माइनस PA अपॉन P0A इजकल टू XB। तो अगर मेरे पास एक अवाष्पशील है तो उसमें हम वाष्प दाब इस प्रकार निकालते हैं कि इसको जो रेशो को P0A माइनस PA अपॉन P0A, इसको बोलते हैं हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किस पर निर्भर करेगा? तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है, दोनों केस राउल्ट के नियम से मैंने तुम्हें बता दिए। तो अगर मेरे पास एक है द्रव और दूसरा है द्रव, तो इस केस में जो कुल दाब होता है वो होता है P0A XA प्लस P0B XB के बराबर, ठीक है। और अगर मेरे पास एक द्रव और एक ठोस, तो इस केस में वाष्प दाब P0A माइनस मतलब घट जाएगा अपॉन P0A, वो बराबर होता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। X2 लिख लो या XB लिख लो, एक ही बात है। तो ये दो केस बन गए। अब इस पर देखो क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर में। क्वेश्चन देखो, देखो मैंने इस बार केवल एक ही चीज ली है, वो लिया है PA। PB क्यों नहीं लिया मैंने यहाँ पर? क्योंकि B के कारण वाष्प दाब होगा ही नहीं। वाष्प दाब होगा किसके कारण? केवल A के कारण, तो इसलिए मैंने PA लिया है। अब उसमें B का भी तो मोल प्रभाज होगा कुछ, तो XA क्या हो जाएगा 1 माइनस XB। तो XB मैंने निकाल के यहाँ पर XA रख दिया इस फॉर्मूले में, तो P0A ये आ गया यहाँ पर 1 माइनस XB, मल्टीप्लाई कर दी इसकी P0A माइनस P0A XB। इसको इस साइड ले जाऊंगा, इसको इस साइड ले आऊंगा, P0A माइनस PA। अब ये जो निकल के आया रेशो, इसे बोलते हैं हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब इसका आगे यूज करूंगा मैं, जब अणुसंख्या गुणधर्म कराऊंगा वहां पे इसका यूज करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए स्पेशल मेहनत इसलिए करी जा रही है क्योंकि यूपी बोर्ड वाले बच्चों से थोड़ी सी सिंपैथी है इस वजह से, क्योंकि बहुत ही जो गरीब बच्चे होते हैं, फाइनेंशियल वीक बच्चे होते हैं, वो यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं। ये फैक्ट है, चाहे इस बात को आप मानो या न मानो, ये फैक्ट है बिल्कुल। यूपी बोर्ड
फीस बहुत कम होती है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती यूपी बोर्ड में। अब क्वालिटी एजुकेशन ना मिलने की वजह से बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो हर तरीके से आप आगे रहोगे, बस लेक्चर टाइम पे लेते रहो। ठीक है भाई, कहाँ चला गया पेज? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। थक गए भाई। चलो पहले एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है? पाँच मोल, इंग्लिश में लिखने लग गया, 5 मोल मेथेनॉल को 3 मोल एथेनॉल के साथ मिलाया जाता है। यदि शुद्ध मेथेनॉल का जो वाष्प दाब है, मेथेनॉल का जो वाष्प दाब है शुद्ध का, वो है 300 mmHg, और शुद्ध एथेनॉल का जो वाष्प दाब है वो है 200 mmHg। तो कुल दाब ज्ञात कीजिए, विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। कुल दाब ज्ञात करना, पी टोटल, ठीक है? तो पी टोटल कैसे निकालेंगे भाई? तो पी टोटल निकालने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल आंशिक दाब निकालना है पीए, दूसरे वाले घटक का आंशिक दाब निकालना है पीबी। अब पीए और पीबी क्या है यहाँ पर? मेथेनॉल का वाष्प दाब और एथेनॉल का वाष्प दाब, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे हम? पी नोट ऑफ मेथेनॉल गुना मेथेनॉल का मोल प्रभाज, पी नोट ऑफ एथेनॉल गुना एथेनॉल का मोल प्रभाज, बराबर कितना वाष्प दाब है मेथेनॉल का? 300 दे रखा है भाई, ठीक। अब मोल प्रभाज कितना है? इसके मोलों की संख्या, मेथेनॉल के मोलों की संख्या 5, कुल मोलों की संख्या 5 और 3 8, इसका कितना है? 200। एथेनॉल का मोलों की संख्या कितनी है? 3, और 5 और 3 8, ठीक है? डिवाइड कर लो भाई से, तो डिवाइड कर लो, 4 पंजे 20, 25 8 200, 25 चल जाएगा, 25 से 75 mmHg तो आ जाएगा एथेनॉल का वाष्प दाब, ठीक। इसे काट लो, पच्चीस से कहाँ कटेगा ये? 4 से काट लो, 4 7 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ये चलेगा 2.5, 25 पंजे 125, बचा 12, 25 7 175 और 12, ठीक। ये आ गया भैया मेथेनॉल और एथेनॉल का वाष्प दाब। तो कुल निकालना है हमें, पी टोटल क्या आ जाएगा? पी एम प्लस पी, दोनों को जोड़ दो,
187.5 प्लस 75, ठीक है। 7 5 12 से लगा 1, 8 7 15 16 से लगा 1 और 1 2, तो भाई आ गया आपका 262.5 mmHg। और वैसे कितना होना चाहिए था 500, दोनों का अगर जोड़ देते प्योर का 500, लेकिन देखा बना कितना है, तो वो डिपेंड करता है इनके मोल पर भाज पर। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक है नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ध्यान से करोगे तो सच में ही कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। चलो बेटा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम आदर्श तथा अनादर्श विलयन। आज की क्लास को यहीं रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक वाइज करा रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, सपोर्ट करो प्लीज़। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।